नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा आज का विषय अंतरिम सरकार का गठन और स्वतंत्र भारत के निर्माण पर आधारित है। प्रांतों के समूहीकरण और केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन के प्रश्न पर कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना अस्वीकृत कर दी। फिर भी कांग्रेस ने जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार के गठन और कार्यों में भाग लेना स्वीकार किया। हम बात करेंगे संविधान सभा के निर्वाचन और उसके गठन पर। जून 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए, जिनमें कांग्रेस ने 199 स्थान और मुस्लिम लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए। भारतीय रियासतों के राजाओं व नवाबों ने इस निर्वाचन में भाग नहीं लिया। अंतरिम सरकार का गठन पर अगर हम देखें तो संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत होने से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना। 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए। उनके नेता लियाकत अली खान थे, पर लीग का उद्देश्य था सरकार में रहकर देश में सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित करना, कांग्रेस के प्रशासन में व्यवधान डालना, भीतर से अंतरिम सरकार को तोड़ना और कांग्रेस को बाहर निकाल देना और स्वयं सत्ता को हथिया लेगा। संक्षेप में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का जो रुख था वह असहयोगात्मक ही रहा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही और भीषण सांप्रदायिक दंगे पर हम बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने सारे देश में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह आंदोलन हिंदुओं के विरुद्ध था, जिससे कि वे दबाव में आकर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ले। इस समय बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार थी, इसलिए वहां 16 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी गई। अब 16 अगस्त से ही बंगाल से कलकत्ता, उसके उपनगरीय क्षेत्रों और नोवाखाली में तथा अन्य अनेक स्थानों पर और बाद में पंजाब के विभिन्न भागों में भी दंगे प्रारंभ हो गए। इससे देश में आतंकवाद फैल गया था। देश के विभाजन के पहले और बाद में पुनः हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कुछ ही महीनों में इस नृशंस दंगों में कई हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे, लाखों लोग बेघर-बार भी हो गए थे और लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रदर्शनों, जुलूसों, हड़तालों, सांप्रदायिक दंगों, नृशंस नरसंहार और विस्फोटक राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में विभिन्न परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर में और निर्णय में विलंब करने से परिस्थिति और भी संकटापन्न हो जाएगी। फलतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेटली ने 20 फरवरी 1947 की घोषणा की कि ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून 1948 तक जिम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में सत्ता सौंपने के कार्य को संपन्न कर देगी। इसके बाद माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन पर हम चर्चा करेंगे। एटली की घोषणा के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर के 24 मार्च 1947 को भारत आ गए। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श करके और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श करके 3 जून 1947 को एक योजना की घोषणा की थी। इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना निहित थी। इस योजना की अगर प्रमुख हम बातें देखें तो वह इस प्रकार थी, जिसमें पहला, भारत की सत्ता और शासन ऐसी सरकार को सौंप देना जिसका गठन जनता की इच्छा से हुआ है। दूसरा, वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन प्रांतों पर नहीं लादा जाएगा जो उनको अस्वीकार कर देंगे। तीसरा, पंजाब, बंगाल और सिंध की विधानसभाओं को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि वे अपने प्रांत का विभाजन करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा चौथा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्रांत के विभाजन का निर्णय वहां की विधानसभा द्वारा नहीं अपितु जनमत संग्रह के द्वारा किया जाएगा। पांचवा, असम के मुस्लिम बहुसंख्या वाले सिलहट जिले में जनमत द्वारा निर्णय किया जाएगा कि वहां की जनता असम प्रांत में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में। छठवां,
देशी रियासतों को अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में सम्मिलित होने की छूट दी गई। राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस ने वास्तविक दशा को ध्यान में रखकर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। इस योजना में पाकिस्तान के निर्माण का उल्लेख होने से मुस्लिम लीग ने यह योजना तत्काल स्वीकार कर ली थी। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत को स्वाधीनता देने हेतु ब्रिटेन की संसद ने 15 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इसकी प्रमुख धाराओं पर हम बात करें तो पहला, भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए। इन दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को राज सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट नहीं रहेगा और इन दोनों राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। दूसरा, ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा, ब्रिटिश राज और भारत की देशी रियासतों के साथ हुई संधियां और समझौते समाप्त कर दिए गए। इन रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट के प्रभुत्व का भी अंत कर दिया गया था। चौथा, दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपना अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा पांचवा, दोनों राज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता रखने या त्यागने की भी छूट दे दी गई। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के निर्माण पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद पश्चिमी भारत में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब का मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र और पूर्वी भारत में बंगाल का बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेश, जिसमें असम का सिलहट जिला भी था, ये सब मिलाकर के पाकिस्तान बनाया गया। इस नवगठित पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न भारत। 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि को ब्रिटिश सरकार ने भारत का राजसत्ता और प्रशासन भारतीय संविधान को हस्तांतरित कर दिए थे। आज संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ, जो कि भारतीय संविधान सभा को हस्तांतरित किया जा चुका था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, परंतु जिस रूप में यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश विभाजित हुआ, उससे विजय का उल्लास और आजादी की खुशी नगण्य हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में अन्य स्थानों में और विशेषकर पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, कई बेघरबार भी हो गए और लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो गई थी। हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतरराष्ट्रीय पहलू क्या था और उसका क्या महत्व था। लगभग 5 शताब्दी तक भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष किया और सन 1947 में इनको विजयश्री उपलब्ध हुई। इस संघर्ष का राष्ट्रीय महत्व तो है ही, पर इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। इसकी अंतरराष्ट्रीय देन भी है। अहिंसा और सत्याग्रह इस संघर्ष की प्रमुख देन सामने आती है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध काले कानून का निराकरण के लिए महात्मा गांधी के एक नवीन शैली से संघर्ष किया। अहिंसात्मक सत्याग्रह की शैली से सशक्त आंदोलन चलाया और उसमें क्योंकि विजय गई। सन 1920 के बाद गांधी जी ने भारत में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन में भारतीयों को ब्रिटिश पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष में इसी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत का उपयोग किया। उनके असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं नवीन सिद्धांतों पर आधारित थे। अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा के नवीन शस्त्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में विश्व को दिए हैं। अफ्रीका और एशिया के विभिन्न पराधीन देशों ने इनका उपयोग कर सफलता प्राप्त की। इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय चेतना को अत्यधिक विकसित किया। भारत में स्वाधीनता संघर्ष के उत्तरार्ध में कांग्रेस की पूरी सहानुभूति संपूर्ण विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले पराधीन राष्ट्रों के साथ रही। श्री नेहरू ने ब्रुसेन सम्मेलन में 10 फरवरी 1927 को भावपूर्ण भाषा में संपूर्ण पर दलित राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आह्वान किया था। चीन की राष्ट्रवादी आंदोलन को उन्होंने समर्थन भी दिया था।
स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मिस्र, फिलिस्तीन, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों के प्रति भारतीयों की गहरी आत्मीयता रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पराधीन देशों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत ने प्रशंसनीय कार्यों को भी किया था। इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने में भारत ने अपना प्रशंसनीय योगदान भी दिया। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया। उनके स्वतंत्रता संघर्ष में यह विरोध निरंतर गतिशील और सशक्त होता गया। इसका सुप्रभाव ब्रिटिश साम्राज्य और उपनिवेशों के पराधीन देशों पर भी पड़ा था। भारत का समर्थन प्राप्त कर उन्होंने भी अपने स्वाधीनता आंदोलन छेड़ दिए। भारत ने अपने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध भी किया। उसने शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को अहिंसक तरीके से सुलझाने की वकालत भी की। भारतीयों ने अपने स्वाधीनता संघर्ष को विश्व राजनीति के संदर्भ में देखा और विश्व राजनीति के महत्व को भी समझा। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारतीय नेताओं ने और राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को ब्रिटेन और पश्चिम देशों से घृणा नहीं है, शत्रुता नहीं है। वह तो समानता के आधार पर पश्चिमी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत विश्व शांति में विश्वास करता है। गांधी जी ने कहा था कि जागृत और स्वतंत्र भारत विश्व में शांति और सद्भावना संदेश लेकर के आ गया है। भारत ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान सत्य, अहिंसा, विश्व शांति, सद्भावना, मैत्री के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। उसने साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध भी किया और पददलित पराधीन देशों को उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित भी किया। स्वतंत्र हो जाने के बाद भारत के ये ही सिद्धांत उनकी विदेश नीति के आधार भी बन गए थे। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ और स्वतंत्र भारत का निर्माण कैसे हुआ, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।